हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर हम आपके लिए जो आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं उनका सलूशन लेके आए हैं। तो आज हम अपना जो षष्ठम प्रश्न पत्र है, ठीक है, हिंदी है, उसका हम सलूशन करेंगे। तो आप यहाँ पर कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पेपर मैचिंग कर सकें कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन उनके सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। तो ये आपका पेपर कब? आज 5 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 1 घंटे का पेपर था आपका, ठीक है, और 25 मार्क्स थे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो था रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इंशा अल्लाह खां है। कौन है? इंशा अल्लाह खां है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थर्ड वाला हमारा जो राइट आंसर होना था। तो आप क्या लगा के हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आप क्लास पूरी होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितना स्कोर रहा है, ठीक है, और कितने आप ठीक करके आए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। वैसे तो आप सभी करके आएंगे, वैसे तो आप पूरा पेपर ही करके आए होंगे क्योंकि हमने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, सारी क्लासेस आपको इतने अच्छे से दी हैं, सारी पीडीएफ दी हैं। तो अगर आपने हमारी टाइम टू टाइम रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके बाद हमारा सेकंड जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो था उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। तो उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर होता है, माध्यमिक स्तर पर होता है, या स्तरांतर स्तर पर होता है, या परा स्तरांतर स्तर पर होता है? तो यहाँ पर सेकंड वाले का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक स्तर पर का, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, क्योंकि उच्चारण करना सर्वाधिक जो समय अच्छा माना जाता है वो प्राथमिक स्तर ही माना जाता है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड इसमें है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो क्रिया के जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, विशेषण, धातु या कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर होगा धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था शब्द के आदि में जोड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्द के आदि में हम जोड़ते हैं तो अर्थ परिवर्तन कौन कर देता है? प्रत्यय कर देते हैं, समाज, उपसर्ग या शब्द शक्ति कर देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उपसर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ का थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर जो है। फिफ्थ नंबर हमारा पूछा गया था कि जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें कहते हैं, जो समान अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा समानार्थी। जैसे हम समानार्थ शब्द भी कह सकते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हमारे हैं वो इसमें पहला आपका आया था, पहला था कि लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य क्या हो सकते थे? कि अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना। एक था अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना, या जानकारी और ज्ञान को संप्रेषित करना, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति के ये 2 यहाँ पर हम 2 उद्देश्य मान सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो था अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से सब जो शब्द होते हैं उनके भेद कौन से होते हैं? सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहला क्या होता है? सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द। और दूसरे आपके क्या होते हैं? दूसरे होते हैं निरर्थक, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के हमारे अर्थ की दृष्टि से शब्द माने जाते हैं। तो सार्थक में होता है घर, जैसे घर हो गया, पानी हो गया, और निरर्थक में बाड़ी हो गया, थार हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं?
इस टाइप से इसके अर्थ की दृष्टि से शब्द होते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो योजक चिन्ह में जैसे माता पिता, माता पिता, या भाई बहन, क्या भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण बताइए। तो भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण आपको तो पता ही होंगे। भाववाचक इसमें हमारे भाव, फीलिंग्स वगैरह होती है। तो यहाँ पर हमारे इसको हम इमोशन, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इमोशंस कहेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होंगे हमारे? सुख हो गया, क्या हो गया? खुशी, खुशी हो गई, दुख हो गया, ठीक है। खुशी, दुख, क्रोध, क्या? क्रोध, ठीक है। खुशी, दुख, क्रोध और भी हो सकते थे इसमें भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। अब इसके बाद जो 10 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो था पत्र लेखन की 4 विशेषताएं बताइए। तो पत्र लेखन की 4 विशेषताएं क्या होती हैं? सरल भाषा, ठीक है, और वैश्वीकरण, क्या होगा कि सरल भाषा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और वैश्वीकरण होना चाहिए, ठीक है, और अनौपचारिक होना चाहिए। तो पत्र के प्रकार के अनुसार जो है हमें इसको लिखना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी विशेषता हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा 10 नंबर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर जो कहानी थी वो थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की थी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की थी ये कहानी, ठीक है। तो पंच परमेश्वर, तो अगर आपने हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम देखी होंगी, आपको अंजलि मैम ने बहुत ही अच्छा, बहुत डिटेल में एकदम से हिंदी पढ़ाई थी। तो अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छे से बहुत अच्छा ही पेपर करके आए होंगे। इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे थे ये हमारे 12 नंबर से स्टार्ट हुए थे, इनके लिए 2 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो कौन कौन सी विधियों से हम जो है कहानी शिक्षण कर सकते हैं? तो चित्र कहानी विधि हो सकती है, अधूरी कहानी पूर्ण करने की विधि है, और प्रश्नोत्तर विधि होती है, ऐतिहासिक कहानी जोर से पढ़ना, ठीक है, और क्या स्पष्टीकरण विधि होती है। ये सारी हमारी क्या होती हैं? ये कहानी शिक्षण की विधियां मानी जाती हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 13 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगी विधियां लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो उपयोगी विधियां होती हैं कविता शिक्षण अगर हम करा रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी? वो होगी हमारा गायन, अभिनव विधि होती है, स्पष्टीकरण विधि होती है, और होगी शब्दार्थ स्पष्टीकरण, पाठ विधि। ये सारी हम लिख सकते थे। प्रश्न विधि और रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहन करना, ये सारी हमारी विधियां जो हैं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण कराते हैं तो उसमें उपयोगी विधि मानी जाती हैं। अब जो 14 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद बताने थे। तो समास के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं अब मैं आपको बता देती हूँ ऐसी। तो इसमें होगा पहला होगा हमारा अव्यय भाव, अव्यय भाव हो गया, ठीक है। फिर हो गया तत्पुरुष हो गया, ठीक, तत्पुरुष समास हो गया सेकंड। इसके बाद यहाँ पे ये रफ करते हैं। तो थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड हमारा होगा कर्मधारय समास, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या होगा हमारा? फोर्थ नंबर हमारा होगा द्विगु समास, ठीक है। और इसके बाद हमारा फिफ्थ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व समास। और इसके बाद जो अगला हमारा होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पे 6 वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुव्रीहि
बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो टाइप्स थे इसके समास के। तो अगर आप ये इस टाइप से लिख के आए हैं, अगर आपको इनके बारे में आगे डिटेल में पता होता, अगर आपने इनके बारे में आगे डिटेल में भी लिखा होगा तो भी आपको अच्छे इसमें नंबर मिलेंगे, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन ऐसे करना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन जो था 15 नंबर था, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना था। तो उपसर्ग क्या, उपसर्ग वो होते हैं जिस जो पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं। मूल शब्द अर्थ बदल जाता है जब हम उपसर्ग लगाते हैं, तो इनका जो मूल जो शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है। और लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, इसमें क्या होता है, संशोधित कर देता है। ये क्या करता है, उसको संशोधित कर देता है, इसमें पूरा अर्थ ही बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते थे, और भी बहुत सारे इसमें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसे एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हैं कि उपसर्ग ये होते हैं ऐसे करके, और प्रत्यय हम इस टाइप से लगाते हैं। और उपसर्ग के प्रकार में देखें तो प्रकार होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के क्या, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि विराम चिन्हों के प्रकार बताइए। तो विराम चिन्हों के प्रकार तो आपको पता ही होंगे कितने होते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये विराम चिन्हों में आते हैं। विराम चिन्हों के लिए भी आपके लिए एक अलग से क्लास दी गई थी, और उसमें बहुत अच्छा करके डिटेल में आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम की बतानी थी कि डेफिनेशन क्या है, मतलब कि परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम उन वाक्यों को कहते हैं जो क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इनके प्रकार देखते हैं क्या है। इनके प्रकार जो होते हैं वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पहला इसमें क्या होता है, पहला होगा पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा इसमें आएगा निजवाचक, दूसरा इसमें आएगा निश्चयवाचक। ठीक है, और थर्ड जो इसमें होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, वाचक ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फोर्थ वाला हमारा इसमें क्या माना जाएगा, फोर्थ इसमें होगा संबंधवाचक। ठीक, संबंधवाचक। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिफ्थ वाला। फिफ्थ यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक। ठीक, सिक्स क्या होगा, सिक्स हमारा होगा निजवाचक। ठीक है, ये हमारे होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये हमारे यहाँ पर होते हैं। तो पुरुषवाचक में वो हम, मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, ये सब आते हैं। निश्चयवाचक में क्या आते हैं, निश्चय चीज, मतलब यह, वह, किसी निश्चय व्यक्ति के लिए, मतलब किसी एक ही चीज़ के लिए कहा जाए वो निश्चय। और अनिश्चय होगा कोई, कुछ, कि कोई कुछ कह रहा था, कोई मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अनिश्चय है। इसके बाद संबंध जब हम जोड़ते हैं तो संबंध के लिए हम जो सो लगाते हैं, यहाँ पर ये सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है कौन और क्या होते हैं। निजवाचक में क्या होते हैं, आप, हम, स्वयं के लिए कहते हैं, मतलब अपने के लिए जो बात कही जाती है वो होती है निजवाचक हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सर्वनाम के टाइप्स थे। तो अगर आप इस तरीके से लिख के आए हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स ही एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद जो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। तो किसको लिखा जाता है औपचारिक पत्र, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, उसको हम क्या लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो किसे लिखते हैं औपचारिक पत्र, दोस्तों को, लिखते हैं, रिश्तेदार को लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, रिश्तेदारों को हो, परिवार को। ठीक, तो वो हमारे क्या होते हैं,
अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को लिखते हैं, ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र के जो अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें क्या होता है, पता और दिनांक डाला जाता है, अभिवादन किया जाता है कि प्रिय, नमस्कार, जो भी है, ठीक है। इसके बाद अपना शरीर, मतलब कि उसकी विषय वस्तु बनाते हैं हम, ठीक है, पत्र की। इसके बाद समापन कर देते हैं। समापन में क्या होता है, हम समापन में क्या कहते हैं, आपका मित्र कहते हैं या आपका पुत्र कह देते हैं और वहाँ पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इस टाइप से ये होता है इसके अंग में, ठीक है। तो इसके अंग ये 4 होते हैं, पता, दिनांक, अभिवादन करना। जैसे हम पत्र लिखते हैं उसमें जो मेन चीज़ें डालते हैं वही इसमें इसके अंग कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना हिंदी का पेपर सोल्यूशन कर लिया। तो आपको क्लास कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। इससे हमें क्या, और जो है जहाँ से जहाँ लोगों को ये हमारा टारगेट एग्ज़ाम ओनली जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और आपका इसमें क्या स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए। अभी तक मैंने इतने पेपर करा दिए, किसी ने भी मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि उसका स्कोर कितना रहा है देखने वाले का, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए आपका पेपर कैसा हुआ। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।